अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास कॉमन मीटर एम्पलीफायर के बारे में है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि मुख्तलिफ ट्रांजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशंस और गेन के लिहाज से तो हमें पता चला था कि कॉमन मीटर वाहिद एक ऐसा एम्पलीफायर बनेगा जिसमें करंट गेन भी होगा, वोल्टेज गेन भी होगा, पावर गेन भी होगी। जबकि बकिया कॉन्फ़िगरेशन में कोई ना कोई चीज़ मिस हो रही थी। तो इसका 90% जो आपके घरों में अप्लायंसेस होंगी जब उनमें एम्पलीफायर होगा तो वो कॉमन मीटर एम्पलीफायर इस्तेमाल किया गया होगा। तो देखते हैं इसका सर्किट क्या है, इसमें मखसूस टर्म्स जो इस्तेमाल होती हैं वो क्या है, उनको समझते हैं और फिर गेन्स के फार्मूले भी बनाएँगे कि तीनों गेन्स किस फार्मूले से कैलकुलेट किए जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं कॉमन मीटर एम्पलीफायर। लेट्स से हम कंसीडर करते हैं कॉमन मीटर एम्पलीफायर जिसमें जो इनपुट है, जो सिग्नल आपने देना है, वो अपने बेस और मीटर के दरमियान में देना है और जो आउटपुट है वो कलेक्टर और मीटर के दरमियान में कलेक्ट करनी है। जैसे आप फिर से देख सकते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जब ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के तौर पे देखना है तो कुछ चीजें लगेंगी अजाफी, जैसे आप R1, R2, RE, ये स्टेबलाइजेशन रेजिस्टेंस है, यानी कि आपकी जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको एक्टिव रीजन के अंदर रखने में ये हमारी हेल्प करती हैं, यानी उसको सैचुरेशन और कट ऑफ में जाने से बचाती हैं। इसी तरीके से ये सी इन कैपेसिटर जो लगा हुआ है, जो सिग्नल के साथ है, इसे कपलिंग कैपेसिटर बोलेंगे बेस के साथ। ये सिग्नल को बेस से जाने के पास जाने में कपल करता है और R2 के गिर्द जो ड्रॉप है उससे बचाता है। इसी तरीके से सीई जो आर ई के पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये आर ई के गिर ड्रॉप होने से बचाता है ताकि आपके पास इसको वैसे ग्राउंड से कपल कर देता है। तो ये चंद मखसूस चीजें लास्ट लेक्चर में आप इनको डिटेल में देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं जनाब। अगर हम सिर्फ आउटपुट को फोकस करें तो आप कह सकते हैं किरचॉफ का रूल लगाएं तो वीसीसी से जो वोल्टेज चलेगा, पोटेंशियल चलेगा, वो ड्रॉप होगा आईसी के क्रॉस में। तो आईसी आरसी एक लॉस की सूरत में आएगा। फिर बकिया ड्रॉप किसके गिर्द होगा? वीसीई के गिर्द होगा, यानी कलेक्टर और मीटर के दरमियान बच जाने वाला होगा। तो यहां से आप वीसीई सोच सकते हो कैसे कि वीसीसी माइनस आईसी आरसी। अगर आप देखा जाए तो जनाब कि आपने जब सिग्नल देना है इनपुट पे पॉजिटिव हाफ आया शुरू वाला, जैसे आप इस जगह पे देख रहे हैं, तो बेस करंट बढ़ेगा, बेस करंट बढ़ेगा तो इसका मतलब कलेक्टर करंट बढ़ेगा, कलेक्टर करंट बढ़ेगा तो आईसीआरसी बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये नेगेटिव वाला फैक्टर बढ़ेगा, तो वीसीई तो नेगेटिव में आना शुरू हो गया। इस जबकि चूंकि वीसीसी तो कांस्टेंट है ना, तो इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज कर रही है। तो हम इसको यूं भी तो समझ सकते हैं कि भाई आपके पास जैसे जैसे इनपुट पे सिग्नल बढ़ रहा है पॉजिटिव हाफ में, तो आउटपुट वाली वोल्टेज नेगेटिव सेंस में बढ़ रही है, यानी कि 180 का आउट ऑफ फेज हो गया। वो इनपुट पॉजिटिव सेंस में बढ़ रही है, आउटपुट नेगेटिव सेंस में बढ़ रही है। ठीक होगी बात? तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो पॉजिटिव हाफ सिग्नल अप्लाई किया था वो बढ़ के आउटपुट पे आया, मगर नेगेटिव यानी रिवर्स इन होके आया। आप देख सकते हो यहाँ पे इनपुट वाला सिग्नल और आउटपुट वाला सिग्नल ये छोटा है, ये इसका एम्पलीट्यूड बड़ा है, मगर ये या शुरू में पॉजिटिव हाफ है, इसका शुरू में नेगेटिव हाफ है। तो यहाँ पे एक चीज समझ लें, बहुत अहम पॉइंट है, एम्पलीफिकेशन फेज रिवर्सल से मुतासर नहीं होती। अब मैंने लफ्ज बोल दिया फेज रिवर्सल। अब फेज रिवर्सल को आप कैसे डिफाइन करोगे? यही बात जो ऊपर पड़ी है कि भाई आपके जो इनपुट सिग्नल है और आउटपुट सिग्नल के दरमियान में जो 180 का फर्क आ चुका है, अगर वेव की लैंग्वेज में बोलूं तो क्रस्ट की जगह ट्रफ आ चुकी है, तो हम इस कंसेप्ट को फेज रिवर्सल बोलेंगे। अब इसी फेज रिवर्सल को जरा लोड लाइन के लिहाज से समझते हैं कि आप देखो कि आपके पास ये आईसी सिग्नल है, यहाँ पे आईबी सिग्नल है, ये आपकी लोड लाइन ए बी जाहिर की जा रही है और इसके ऊपर ये 3 पॉइंट जी और एच जो है, यहाँ पे ये क्यू पॉइंट है, ये सेंटर में जो क्यू पॉइंट दिख रहा है आपको, ये तब का है जब जीरो सिग्नल आपने दिया हुआ था बेस करंट पे, यानी कि क्वोशेंट पॉइंट जिसे आप बोलते हो, क्यू पॉइंट बोलते हो। अब जैसे जैसे बेस करंट बढ़ेगा तो क्यू पॉइंट आपका शिफ्ट कर रहा है सैचुरेशन की जानिब, तो जी आपका देखो ऊपर की जानिब मूव कर रहा है। तो आप जब क्यू पॉइंट ऊपर की जानिब मूव करेगा तो वीसी की वैल्यू तो पीछे जा रही है, यानी वीसी कम हो रहा है।
तो यही चीज तो यहाँ पे बताई जा रही है कि भाई बेस करंट जैसे जैसे आपका जाएगा पॉजिटिव सेंस में, वीसीई नेगेटिव सेंस में जाएगा, यानी वीसी की वैल्यू कम हो रही होगी, पीछे की जानिब जा रही होगी। तो जब बेस करंट अपने मैक्सिमम को टच कर चुका होगा तो क्यू पॉइंट जी लेवल पे होगा, तो उस वक्त तक वीसी मैक्सिमम कम हो चुका होगा, यानी उसकी वैल्यू दूसरे एंड पे जा चुकी होगी। तो आप देख सकते हो कि एक चीज बढ़ रही है, आईबी बढ़ रहा है, तो वीसी की वैल्यू कम हो रही है। तो इनपुट आउटपुट वोल्टेज जो आपके पास आएंगी वो 180 के फेज डिफरेंस के साथ आएंगी, यानी अगर इनपुट पे पॉजिटिव हाफ आया तो आउटपुट पे नेगेटिव हाफ आएगा, और जब इनपुट पे आपका नेगेटिव हाफ होगा तो आउटपुट पे पॉजिटिव हाफ आ जाएगा। अब क्या ये सारों में होता है, क्या सारे एम्पलीफायर्स में होता है? तो अगर मैं ये बात करूं तो आपके पास कॉमन बेस एम्पलीफायर और कॉमन मीटर एम्पलीफायर में नहीं, कोई फेज रिवर्सल नहीं होता। क्या मतलब कि जैसी इनपुट इस इनपुट पे सिग्नल आएगा, इनपुट पे आएगी वोल्टेज, वैसी आउटपुट पे आएगी। यानी आपका पॉजिटिव हाफ आया तो आउटपुट पे भी पॉजिटिव हाफ आएगा, नेगेटिव हाफ आया तो आउटपुट पे भी नेगेटिव हाफ आएगा। ऐसा किस में होगा? कॉमन बेस मीटर, कॉमन बेस एम्पलीफायर और कॉमन मीटर एम्पलीफायर, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर के अंदर। जबकि आपके पास तमाम एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन में जो करंट होगा वो इन फेज होगा। ठीक होगी बात? अच्छा, अब हम जरा गेन की बात कर लेते हैं कि कॉमन मीटर में गेन कितना होगा। तो हम उसको कैसे निकालेंगे? आईसी ओवर आईबी, इसे हम बीटा फैक्टर भी कहते हैं, करंट गेन फैक्टर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास जो मामूली सा बेस करंट में इजाफा होता है वो कलेक्टर करंट को बीटा टाइम बढ़ा देता है। ठीक होगी बात? तो ये फार्मूला आ गया आपके पास, आईसी ओवर आईबी, ये करंट गेन का टूल आ गया। वोल्टेज गेन कैसे निकालेंगे? अगर आप वोल्टेज गेन देखना चाहते हैं कि भाई इनपुट के लिहाज से आउटपुट में वोल्टेज कितनी बड़ी, एम्पलीट्यूड की बात हम कर रहे हैं उसके, तो आप कहेंगे कि आपने रेशियो ले लेनी है किस किस वोल्टेज की, जो आपकी आउटपुट वोल्टेज है और इनपुट वोल्टेज है। जरा देखते हैं ये कैसे निकाल सकते हैं। तो पहले हम लो आउटपुट वाली रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वो आर आउट है, वो कैसे निकलेगी? आर सी पैरेलल है आर एल के, यानी अगर मैं फिग दिखाऊं आपको तो ये आर सी आपके पास और लोड भी इसके पैरेलल में लगा हुआ है। तो जनाब अब आपके पास क्या होगा कि आप इनको सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो आर आउट आ जाएगा। तो आउटपुट वोल्टेज कैसे निकलेगी? आईसी इंटू आर आउट के तौर पे वी इन आ जाएगा, आई बी इंटू आर इन। इन दोनों की रेशियो ले ली जैसे कि डेफिनेशन में लिखा हुआ था, कीमतें दर्ज कर दी। अब आईसी ओवर आई बी तो हमने अभी बीटा के तौर पे पढ़ा है, तो इसका मतलब ये बीटा लिखा जा सकता है आर आउट ओवर आर इन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो आपका वोल्टेज गेन है वो एक तरह से रेजिस्टेंस जो कनेक्टेड है उस पर डिपेंड कर रहा है, आर आउट ओवर आर इन पे। ठीक होगी बात? अब पावर गेन की अगर हम बात करें तो पावर गेन आप कह सकते हैं कि आउटपुट पावर ओवर इनपुट पावर, पावर होता है आई स्क्वायर आर। तो वही चीज की है आपने, आउटपुट आई स्क्वायर, आउटपुट करंट है आर सी, आई बी इनपुट करंट है, उसका स्क्वायर ले लिया आर आई इन, इसका एज अ होल इकट्ठा स्क्वायर कर लिया, ये बीटा का स्क्वायर हो जाएगा आर आउट ओवर आर इन। हमने अभी अभी पढ़ा कि ए वी किसके बराबर है? बीटा आर आउट ओवर आर इन। यहाँ पे बीटा स्क्वायर है तो बीटा को अलग करके अगर लिख दूं तो क्या ये सारे का सारा आपका वोल्टेज गेन नहीं आ जाएगा? तो इसका मतलब पावर गेन किसकी मदद से निकाला जा सकता है? वोल्टेज गेन की मदद से। जितना वोल्टेज गेन हो उसे बीटा से जरूरत दे दो तो वो आपका पावर गेन आ जाएगा। तो ये तीनों फार्मूले अब आपके इल्म में आ चुके हैं, तीनों के न्यूमेरिकल अब आसानी हल कर सकते हैं। यानी कि कॉमन मीटर एम्पलीफायर का करंट गेन भी पता है, वोल्टेज गेन भी पता है, पावर गेन भी पता है। तो जनाब अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।